Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of class 12th political science and the name of chapter is regional aspirations. इस चैप्टर के अंदर मेनली हम जम्मू कश्मीर, पंजाब और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक दो स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहां के लोगों ने संघर्ष किया अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। ये चैप्टर बुक नंबर 2 के अंदर आता है पॉलिटिकल साइंस की ऑफ क्लास 12th की। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज आवर सेकंड लास्ट चैप्टर, रीजन एंड द नेशन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जम्मू एंड कश्मीर is divided into two union territories. You have to remember this. Now Jammu and Kashmir is not a state. So let us start. In 1980s may be seen as period of autonomy, क्योंकि उस टाइम इंदिरा जी आप जानते हैं इमरजेंसी का वो चल रहा था और राज्य सरकारों का या जो भी अपोजिशन में थी कांग्रेस की पार्टी उनका कोई भी इतना ज्यादा अस्तित्व नहीं था। Means of autonomy, that rising of the demand of special rights by some states. It is demanded in many states in India. Some people raised arm to fulfill their demand. लोग अब क्या चाहते थे कि जिस एरिया में या जिस राज्य में वो रहते हैं वहां पे उनका अधिकार हो। कुछ लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध करके अपनाया तरीका इस अपना मांग जताने का और कुछ लोगों ने हथियार उठाकर आर्म्स का यूज किया। इंडिया हैज लॉट्स ऑफ वेराइटी सो दैट दे रेज्ड मोर डिमांड, क्योंकि आप जानते हैं भारत के अंदर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, कल्चरल, लैंग्वेज, रीजनल, ठीक है ना, इवन ट्रेडिशनल। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद फिर आदमी क्या चाहता है कि वो अपने एरिया में अपनी कम्युनिटी और अपनी सॉवरेंटी यानी जिस एरिया में वो रहता है वहां पे वो डोमिनेट करे। रीजनल मीन्स इन इंडिया एनी पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ स्टेट कास्ट टू रेज देयर डिमांड। और रीजनल का मतलब क्या होता है, भारत का कोई भी वो एरिया जहां के लोग अपने लिए मांग, अपने ऑटोनॉमी के लिए मांग करते हैं। इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज वेयर दे सा कल्चरल डाइवर्सिटी एज अ थ्रेट टू द नेशन बट इंडिया ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट। यूरोपियन देशों में कल्चरल जो डाइवर्सिटी होती है उसको एज अ थ्रेट माना जाता है, खतरा। क्यों? क्योंकि देखो जितनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज होती है ना दो कम्युनिटीज के बीच में, उतना ही ज्यादा उस देश के टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। पर फिर भी भारत अखंड भारत है और उसके टूटने के चांस इतने आसानी से नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान हम सबको एक से अधिकार और एक मुख्य धारा में जोड़कर रखता है। इन इंडिया डेमोक्रेसी रीजनल एस्पिरेशन शुड बी रेस्पेक्टेड। देखो लोकतंत्र है हमारे यहाँ भारत में और हमारा देश दुनिया में सबसे बेहतरीन लोकतंत्र भी है। और आप जानते हैं यहाँ पे अलग अलग रीजनल एस्पिरेशन हो सकती हैं पर फिर भी हम सब एक अखंड भारत का हिस्सा हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस आर डिमांड फॉर स्पेशल स्टेट्स। कुछ कई बार क्या होता है जो लोग रीजनल एस्पिरेशंस रखते हैं, आशाएं रखते हैं, वो कहने लगते हैं कि भाई हमें तो अलग स्टेट चाहिए, हमें तो भाषा के आधार पे स्टेट चाहिए। तो वाटर का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि कावेरी जल विवाद है, ठीक है ना। आप मुझे इन स्टेट्स के नाम बताइए किन दो स्टेट्स के बीच में है ये। डिमांड टू फॉर्म सेपरेट स्टेट, अलग स्टेट की मांग होने लगती है। आल्सो फॉर स्पेशल राइट्स, और अलग से स्पेशल अधिकार प्राप्त करने की मांग उठने लगती है कई बार जब लोग रीजनल एस्पिरेशंस उनके ऊपर ज्यादा हैवी हो जाती है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सीन एज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। के बीच में इसे एक बड़े इशू के रूप में देखा जाता है। जम्मू देखा जाता था क्योंकि अब तो ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को हमारी भारत सरकार ने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, 2 यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखिएगा इस वक्त। पर उस टाइम ये स्टेट होता था, स्टेट के 3 हिस्से होते थे। द हार्ट ऑफ द कश्मीर रीजन इज द कश्मीर वैली, और जो कश्मीर का दिल होता था उसको क्या कहा जाता था, उस एरिया को कश्मीर वैली। जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको हिंदू भी दिखाई दे जाएंगे, मुस्लिम्स भी दिखाई दे जाएंगे, सिख भी दिखाई दे जाएंगे और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी। मेनली जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरी भाषा बोली जाती है। It involves the issue of Kashmiri identity known as Kashmiriyat and the aspirations of the people Jammu and Kashmir for political autonomy। और वहां के लोग क्या चाहते थे कि लोकल लोगों को वहां पे ज्यादा अधिकार प्राप्त हो और लोकल लोगों को ही वहां की राजनीति में मतलब की सर्वोच्चता प्राप्त हो।
रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ पे समस्या ने जन्म कहाँ पे लिया। बिफोर 1947 जम्मू कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, रियासत था एक। इट्स हिंदू रूलर कौन थे वहां के शासक, हरि सिंह जी। डिड नॉट वांट टू मर्ज विद इंडिया, वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट द कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस मेजोरिटी पॉपुलेशन स्टेट वाज मुस्लिम। पाकिस्तान वाले लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे मुस्लिम थे ज्यादा, इसलिए ये उसमें होना चाहिए, पर यहाँ के शासक एक हिंदू थे, आपको ये याद रखना है। द शेख अब्दुल्ला of the National Conference wanted to get rid of the Maharajas but was against joining Pakistan. He was close to the Congress party. शेख अब्दुल्ला जी कांग्रेस पार्टी के नजदीकी थे और वो महाराजा को मतलब कि चाहते थे कि महाराजा कांग्रेस की बात मान ले और भारत में मर्ज हो जाए। In October 1947, Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. This forced the Maharaja to ask for Indian military help. जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को या अपने मिलिट्री ट्रूपर्स को यहाँ पर भेजा जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, तो महाराजा हरि सिंह जी ने भारत सरकार से मदद मांगी थी। तो भारत सरकार ने उनकी मदद मांगी करी, पर उसमें एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे। इंडिया हेल्प्ड हिम, भारत ने उनकी मदद करी, बट ओनली आफ्टर महाराजा हैड साइन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। इसको आप याद रखिएगा, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने ये संधि साइन करी। इट वाज एग्रीड दैट द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ J&K विल डिस्कवर्ड अबाउट देयर फ्यूचर। और ये कहा गया इस एग्रीमेंट के अंदर कि भाई जो भी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते होंगे वो ही होगा। शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 1948 में वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के। याद रखिएगा, जो POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर बनता है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, याद रखिएगा। और हमारे यहाँ भारत के अंदर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अब फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का शासन चलता है। पर जो POK वाला हिस्सा है उसमें उनका प्रधानमंत्री बैठता है। इंडिया एग्रीड टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 के तहत हमने स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को, पर अब तो खत्म ही कर दिया है ये। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स, पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम्ड दैट कश्मीर वैली शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान शुरू से ये कहता रहा है कि भाई कश्मीर की वैली उनका हिस्सा होना चाहिए। अरे भाई, तुम अपने देश के लोगों का तो पहले खिला लो, बाद में कश्मीर के लोगों का सोच लेना। अपना देश तो इतना भुखमरी में जा रहा है और डेफिशिएट हो रहा है और उनका फॉरेन रिजर्व खत्म होता जा रहा है और उन्हें और टेरिटरी चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है। तुम्हारा मतलब पाकिस्तान पे 7,93,000 किलोमीटर के आसपास का एरिया है उनका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, वो तो उन पे सब बन नहीं रहा है और ज्योग्राफिकल टेरिटरी उनको चाहिए। तो ये बस सब एक पॉलिटिकल स्टंट होता है वहां की पार्टीज के द्वारा, ताकि वो जनता को उलझाए रखे। Pakistan invasion of state in 1947 as a consequences of which one part of the state come under Pakistani's control named as आजाद कश्मीर। और जो POK वाला हिस्सा है उसको वो क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला। आर्टिकल 370 गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर कंपेयर टू अदर स्टेट के मुकाबले 370 के तहत उन्हें स्पेशल प्रोविजन थे, जैसे वहां का अलग संविधान, अलग फ्लैग, वो सब चीजें। अदर स्टेट सेज दैट 370 शुड बी अबोलिश्ड। और दूसरे राज्य कहते थे कि भाई ऐसे तो पक्षपात की बात है, इसे खत्म करो 370 को। कश्मीरीज बिलीव दैट द ऑटोनॉमी कन्फियर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट एनफ। कश्मीरी ये चाहते थे कि उन्हें और आजादी मिले, 370 उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम कश्मीर की पॉलिटिक्स देखें 1948 के बाद से ही फर्स्ट CM शेख अब्दुल्ला इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म, वहां पे लैंड रिफॉर्म लाए गए। मेनली लैंड रिफॉर्म के अंदर याद रखिएगा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, लैंड सीलिंग, ये सब चीजें होती है। एंड अदर पॉलिसीज विच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल, और इस तरह की उन्होंने योजनाएं चलाई शेख अब्दुल्ला जी ने, ये अच्छे CM थे वहां के। आल्सो देयर वाज इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पर उनके और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद बढ़ते गए। ही वाज डिसमिस्ड इन 1953 में डिसमिस कर दिया गया एंड केप्ट इन डिटेंशन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। क्योंकि अब इस बारे में क्या ही बोला जाए कांग्रेस के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं 1976 का भी इनका इंदिरा जी का फोर्सफुली ही कहते हैं कि वो इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला जी को इसमें जेल में डाल दिया गया। ही वाज डिसमिस्ड इन 1953 में उनकी सरकार गिरा दी गई और उनको डिटेंड कर लिया गया। अदर लीडर डिड नॉट एंजॉय एज मच एज पॉपुलर शेख अब्दुल्ला वाज एबल टू रूल विद द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। और
दूसरे लीडर्स को शेख अब्दुल्ला की तरह पॉपुलैरिटी जम्मू एंड कश्मीर में प्राप्त नहीं थी जैसी उनको थी। ड्यूरिंग 1953-1974 1953 से 1974 तक द कांग्रेस पार्टी एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। कांग्रेस का बहुत दखल रहा इसमें, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद द कांग्रेस पार्टी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां की पार्टी थी JNK की, वो इसमें मर्ज हो गई कांग्रेस में। In 1974, इंदिरा गांधी reached an agreement with शेख अब्दुल्ला and he became the chief minister of state। और शेख अब्दुल्ला के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, जो भी किया होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, और शेख अब्दुल्ला जी फिर वहां के CM बन जाते हैं। He received the national conference which was elected with a majority in the assembly elections in 1977 में उनकी सरकार बनती है। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है 1982 में, एंड द लीडरशिप ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां की पार्टी है वेंट टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला जी के हाथ में चली जाती है, और इसके बाद महबूबा मुफ्ती जी के हाथ में आई थी, और अब वहां पे स्टेट डोमिनेट स्टेट का दर्जा ही खत्म हो चुका है। Sheikh Abdullah died in 1982 and the leadership of National Conference went to his son Farooq Abdullah who became the CM। वो CM बन जाते हैं। He was soon dismissed by the governor के द्वारा वो डिसमिस कर दिए जाते हैं बहुत ही जल्द। In 1986 National Conference agreed to have an electoral alliance with the Congress के साथ उन्होंने गठबंधन करके वहां पे सरकार बनाई। Insurgency and after 1987 assembly elections national conference congress alliance और showed a massive victory, और ये जीत जाती है और फारूक अब्दुल्ला दोबारा से वहां के CM बन जाते हैं। People believed that the entire election process was rigged, और लोगों को ये लगता था कि भाई ये इलेक्शंस ठीक नहीं हुए हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत कठोर थे। क्यों? क्योंकि सब तो एक ही जगह आगे आ गए सारे अपोजिशन, तो फिर तो फारूक अब्दुल्ला को जीतना ही था। In 1989, the state had come in the grip of militant movement mobilized around the cause of a separate Kashmiri nation, और इस तरह के आंदोलन उठने लगे कि अलग कश्मीर चाहिए, अलग कश्मीर का दर्जा चाहिए, ये सब जो चीजें होती है। द मिलिटेंट मूवमेंट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और इस आंदोलन को किसका सपोर्ट था? पाकिस्तान का। फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स द स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल, और बहुत सालों तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा रहा। भारत में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंदर है, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रपति जी का शासन आज तक 125 बार से ज्यादा लग चुका है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है भारत में, और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक भी बार नहीं लगी है। ये भी हमारे भारत का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लगी है। असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट वाज हेल्ड इन 1996 में दोबारा से हुए, और फारूक अब्दुल्ला वहां का CM बन जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिमांडेड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर JNK के लिए वो रीजनल ऑटोनॉमी की वहां की सरकार चलेगी। JNK एक्सपीरियंस अ वेरी फेयर इलेक्शन इन 2002 में वहां पे इलेक्शन होते हैं दोबारा से, और PDP इसकी वो कौन है इस वक्त अध्यक्ष? महबूबा मुफ्ती, याद रखिएगा। PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वोन द इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज रिप्लेस्ड बाय, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन तब्दील कर देता है? PDP, जो आज वहां पे पार्टी है, एंड कांग्रेस। सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड इन 1989 सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स स्टार्टेड, मतलब अलगाववाद की राजनीति जो शुरू हो गई थी वहां पर। दे डिमांडेड अ सेपरेट नेशन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ना वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे ना वो पाकिस्तान के साथ, वो अपना अलग एक स्टेट चाहते थे। Then there was a group that went Kashmir to merge with Pakistan, और एक ग्रुप वहां पे ये था लोगों का जो ये चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। Beside this there is a third stand, the people of the state, और जनता तीसरा स्टैंड था। तो this is the story of Kashmir. Now let us see the story of Punjab. This is the second state in your book of political science. The decade of 1980s also witnessed major changes in पंजाब के अंदर 1980 में 80 की सन में बहुत चेंजेस आए। अकाली दल formed in 1920 as the political wing of Sikh by the movement for the formation of the पंजाबी सभा, और इस पंजाबी सूबा इसलिए बनाई गई थी अकाली दल ताकि उस पूरे एरिया को पंजाबियों के लिए बनाया जा सके। Akalis came to power in 1967 and 1977. Both time it was a coalition government, और दोनों बार गठबंधन की सरकार रही है। The Congress got more support among the Dalits, whether Hindu or Sikh, than the Akalis के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट मिला दलित्स में। पंजाब में दलित्स की आबादी अच्छी है, अच्छी खासी है संख्या में।
ड्यूरिंग द 1970s अकालीज बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन, और 1970 में अकाली लोग पंजाब के लिए अलग से मतलब कि रीजनल ऑटोनॉमी मांगने लगेगी। यहाँ के लोकल लोग हैं या जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं का ही इस राज्य में सरकार बनेगी। A resolution passed at conference at the अनंतपुर साहिब in 1973 में ये resolution पास हुआ। अब इसमें डिमांड्स क्या क्या थी? रीडिफाइन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप इन द सेंटर, और सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के लिए कंपटीशन में पूछता है कौन सा आयोग बनाया गया था? सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन, आप याद रखिएगा। दे डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग द बोलबाला डोमिनेंस और हेजिमनी ऑफ द सिख, और वो चाहते थे कि इस एरिया में जिसका भी बोलबाला है मतलब मेनली सिख्स का ही था क्योंकि वही लोग वहां पर ज्यादा थे, तो उन्हीं की ऑटोनॉमी रहे। द रिजोल्यूशन वाज फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, और ये रिजोल्यूशन किस लिए था? ताकि फेडरलिज्म को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इट कुड आल्सो बी इंटरप्रिटेटेड फॉर अ सेपरेट सिख नेशन, और पर इसका ये भी मतलब निकाला जा रहा था कि भाई सिख लोग अलग से एक स्टेट मांग रहे हैं अपने लिए। दे आल्सो डिमांडेड फॉर क्रिएशन ऑफ खालिस्तान, और फिर कुछ इस तरह की भी मांग उठने लगी कि हमें तो अपना अलग से स्टेट चाहिए, खालिस्तान जिसको बोला जाता है। अब हिंसा कहां से भड़की? लेट अस सी दैट। Soon the leadership of the movement passed from the moderate अकालीज to the extremist अकालीज। मॉडरेट अकालीज वो लोग होते हैं जो मतलब कि अपनी मांग कर रहे थे पर शांतिपूर्वक, और एक्सट्रीमिस्ट वो थे जिन्होंने आर्म्ड या इन सब चीजों को अपनाया। These militant made their headquarter to the गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर में, जो सिखों लोगों की सबसे पवित्र जगह है, सबसे पवित्र टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, वहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया दीज मिलिटेंट्स, इन मिलिटेंट्स ने। एंड टर्न्ड इनटू द आर्म्ड फोर्ट्रेस, और उसको किस में तब्दील कर दिया? एक छावनी टाइप में तब्दील कर दिया। इन जून 1984 द गवर्नमेंट कैरियर्ड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार, से एक ऑपरेशन चलाया गया सरकार के द्वारा ताकि उन लोगों को, उन मिलिटेंट को जो श्री गोल्डन टेम्पल जी में दाखिल हो गए थे या वहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, उनको वहां से निकाला जा सके। कोड नेम फॉर आर्मी एक्शंस इन द गोल्डन टेम्पल। द गवर्नमेंट कुड सक्सेसफुली फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, और गवर्नमेंट इस चीज में कामयाब रही, बट इट आल्सो डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल एंड डिप्लेड हर्ट ऑफ द इमोशंस ऑफ द सिख। और थोड़ा बहुत देखो अब लड़ाई हो रही है तो प्रभाव तो पड़ता ही, तो श्री गोल्डन टेम्पल साहब पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया। इस चीज का मतलब कहने का है कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि वॉर हो रहा था मिलिटेंट और उनके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, तो उसकी वजह से सिख लोगों के इमोशंस हर्ट हुए। और देखो एक नेचुरल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जिस चीज से जुड़ा हुआ है, जिस भावना से जुड़ा हुआ है, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज होती है या कोई उस चीज को नुकसान पहुंचता है तो फिर उस व्यक्ति के जो उससे जुड़ा हुआ है उसके इमोशंस हर्ट होंगे। तो द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप गोट मोर पावर फ्रॉम इट, इससे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और ताकतवर हो गए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984 में, अपने घर के बाद जब उनके बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया था। द बॉडीगार्ड वर टेकिंग रिवेंज, क्योंकि उन्होंने, उस बॉडीगार्ड ने किस चीज का बदला लिया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार का। इन दिल्ली एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया वायलेंस शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए। जब ये घटना हुई, इंदिरा जी की हत्या हो गई। मोर देन 2000 सिख्स वर किल्ड इन दिल्ली, और 2000 से ज्यादा सिखों की मृत्यु हुई दिल्ली दंगों में। आप दिल्ली दंगों के बारे में यूट्यूब पर बहुत कंटेंट अवेलेबल है, इवन इंटरनेट पे भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। मैनी सिख फैमिलीज, बहुत सारे सिख परिवारों के लोगों ने अपने मेल मेंबर्स को खो दिया। इन 2005 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए मतलब कि इन किलिंग्स के लिए अपोलोजाइज किया नेशन से, और कहा कि उनको इस चीज का बहुत दुख है। तो फिर एक शांति का रास्ता अपनाया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ द इंदिरा, द राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इंदिरा जी की डेथ के बाद राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इन जुलाई 1985 ही रीच्ड एन एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लोंगोवाल, सीएम ऑफ पंजाब, उनके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया शांति की स्थापना के लिए। अब जो अगला हमारी बुक में अवेलेबल टॉपिक है, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। So let us start. The region now consists of 7 states called 7 sisters भी बोला जाता है इन्होंने। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है। The region has only 4% of the country, जितनी हमारे भारत की पूरी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 4% ही नॉर्थ ईस्ट में रहता है। It share boundaries with China, Myanmar and Bangladesh and serves as the India's gateway to the South East Asia, में हमारा एक मतलब की इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है।
त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय वर प्रिंसली स्टेट विच मर्ज्ड विद द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। के बाद जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद ये तीनों हमारे से मतलब हमारे में मर्ज हो गए थे। नागालैंड 1963 में हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इन 1972, वाइल मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बिकम सेपरेट स्टेट ओनली इन 1987 में वो बने अलग स्टेट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट वाज वेरी लेस, क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं वहां पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है और रोड सही नहीं बन सकते, क्योंकि डेवलपमेंट वहीं पे पहुंचता है जहां पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, रोड्स बनते हैं, रेलवेज होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये सब आसानी से नहीं जा सकता। द वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर वीक, और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है कन्फ्लिक्टिंग चाइना के साथ। देख लो आप अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त जो वो हमारे विलेजेस में कब्जा कर रहा है, या फिर बांग्लादेश के साथ है रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो माइग्रेशन की समस्या। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। The vast international border and weak communication between the Northeast and the rest of the India. Three issues dominate the politics of Northeast: demand for autonomy, movement for succession, and opposition to the outsider. ये तीन मुद्दे रहते हैं मेन वहां की राजनीति के। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, द एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइज स्टेट ऑफ असम में थे। डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज व्हेन द नॉन असमीज फेल्ट दैट असमी गवर्नमेंट, और कब ये मांग उठने लगी? जब असम के अंदर जो नॉन असमी लोग थे उनको ये लगने लगा कि वहां की सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, तो उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम, और एसटी कम्युनिटी के जो लोग थे, लीडर्स थे, वो असम से अलग होना चाहते थे। They formed the Eastern India Tribal Union, which later transformed into a more comprehensive all-party Hill Leaders Conference in 1960 में वो बनी। The demand of a terrible state to be carved out of the Assam के से अलग होना और एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बनाना। The central government had to create मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ असम में से ये तीनों राज्य बनाए गए। सेशनिस्ट मूवमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट द मिजो हिल्स एरिया वाज मेड एन ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट विद इन असम के अंदर एक मतलब ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट जिला बनाया गया मिजो हिल्स। सम मिजोज बिलीव, मिजोज एक तरह के कम्युनिटी के लोग हैं। सम मिजोज बिलीव दैट दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया देयरफॉर डिड नॉट बिलोंग टू इंडियन यूनियन। उन्हें ये लगता था कि वो कभी जब अंग्रेज यहाँ पे थे उस भारत का हिस्सा नहीं थे, तो वो इस भारत का हिस्सा भी नहीं है। असम गवर्नमेंट फेल टू हेल्प आफ्टर द ग्रेट फेमाइन, 1959 के बाद मिजो लोगों की मदद करने में असम गवर्नमेंट भी फेल रही थी जब वहां पे भुखमरी आई थी। द मिजोज एंगर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिजोज नेशनल फ्रंट, और ये वहां पे पार्टी बनी, मिजो लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, मिजोरम के लोगों ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा, और लाल डेंगा वहां के लीडर्स बने। In 1966, the MNF मिजो नेशनल फ्रंट स्टार्टेड एन आर्म्ड कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस। आजादी के लिए उन्होंने एक लड़ाई शुरू करी मतलब एक कैंपेन शुरू किया। दस स्टार्टेड अ 2 decade लॉन्ग बैटल, और 20 साल तक ये मतलब कि इस तरह का कैंपेन चलता रहा, ये संघर्ष चलता रहा बिटवीन मिजोज एंड इंसर्जेंट एंड द इंडियन आर्मी के बीच में। द मिजो नेशनल फ्रंट फ्रॉट अ गोरिल्ला वार, गोट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश। 1971 में वो बांग्लादेश बना। लाल डेंग केम बैक फ्रॉम एक्साइल इन पाकिस्तान एंड स्टार्टेड नेगोशिएशन विद इंडियन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की और सपोर्ट मांगा। इन 1986 अ पीस एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंग के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। एज पर दिस एग्रीमेंट मिजोरम वाज ग्रांटेड फुल फ्लैज स्टेटहुड विद स्पेशल पावर्स के तहत उन्हें स्टेट का दर्जा दिया। आर्टिकल 371 में ए से लेके जे तक जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं उन्हें स्पेशल स्टेटस प्रदान है, वो आप पढ़ सकते हैं। 371 के ए से लेके जे तक 10 पार्ट्स हैं उसमें। लाल डेंग बिकम द सीएम ऑफ द स्टेट के वो सीएम बने। मिजोरम इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द रीजन, और मिजोरम फिर वहां पे एक शांतिपूर्वक रीजन के रूप में उभरा। अब नागालैंड की स्टोरी भी इसी के जैसी ही है, मिजोरम के जैसी संघर्षपूर्ण। मूवमेंट अगेन आउटसाइडर्स, द लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट गेव रेज टू ए स्पेशल प्रॉब्लम। क्योंकि जब देखो एक कम्युनिटी के लोग या एक ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, आउटसाइडर्स उस स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा और चीजों की मांग भी बढ़ेगी। दोज लोकल कम्युनिटीज अगेंस्ट पीपल हु वर सीन एज आउटसाइडर और माइग्रेंट, उनके साथ भेदभाव शुरू हुआ। लोकल कम्युनिटीज थॉट दैट आउटसाइडर वांट टू एनेक्स देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और लोकल कम्युनिटी को ये लगने लगा कि ये लोग हमारी जमीनों पे और हमारी नौकरियों पे कब्जा कर लेंगे।
द असामी मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985 अगेंस्ट आउटसाइडर के खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया। दे फेल्ट दैट अनलेस दीज फॉरेन नेशनलिस्ट्स आर डिटेक्टेड और एंड डिपोर्टेड दे वुड रिड्यूस द इंडिजीनियस असामीज इनटू अ माइनॉरिटी। और उन्हें ये लगता था कि ये आउटसाइडर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और जो असामी लोग हैं वो धीरे धीरे उस स्टेट के अंदर माइनॉरिटी में आ जाएंगे और ये मेजोरिटी में हो जाएंगे। असामीज टोल्ड दैट आउटसाइडर्स आर सेंडिंग देयर रिसोर्सेज टू बांग्लादेश। और असामीज ने बताया कि भाई ये जो आउटसाइडर आए हैं बांग्लादेश, अब हमारे संसाधनों को बांग्लादेश भेज रहे हैं। इन 1979 द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ASU अ स्टूडेंट ग्रुप लीड एन एंटी फॉरनर मूवमेंट। इन्होंने एक एंटी फॉरनर मूवमेंट चलाया, मतलब उन्हें हरास किया, मारा। The movement was against illegal migrant faulty voters register that included the name of lack of immigrants। और ये लाखों की तादाद में थे ये लोग जो इलीगल रूप में असम के अंदर एंटर हुए थे। द मूवमेंट डिमांडेड दैट, और ये मूवमेंट क्या चाहती थी कि इन सब आउटसाइडर्स को जहां से आए हैं वहां इन्हें वापस भेजो। राजीव गांधी नेगोशिएटेड विद द ASU लीडर इन 1985 में राजीव गांधी ने इन लीडर से ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन से बात करी। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोज फॉरनर हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर वर टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। और इन्हें पहचाना जाएगा और इन्हें वापस भेजा जाएगा। राजीव गांधी ने यह आश्वासन दिया उनको। आफ्टर दिस ASU एंड असम गण परिषद केम टुगेदर टू फॉर्म रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इन दोनों ने एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बना ली। आसाम एग्रीमेंट बोट पीस बट इट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन। इसीलिए आज भी आप जानते हैं आसाम के अंदर NRC नॉन जो आप जानते हैं लागू करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव है। जो नॉन मतलब कि इलीगल माइग्रेंट आसाम के अंदर या नॉर्थ ईस्ट में या भारत के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं उन्हें वापिस से वहीं भेजना। मेनली ये किसके लिए है? रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए है। वो इंडिया में इलीगल तरीके से आकर रह रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट के नियम्स के हिसाब से वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, तो उस लिए भी मेन NRC इंडिया में है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। और अगर किसी पॉइंट में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या और कुछ ऐड करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको इंडिकेट या एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर किसी पॉइंट के द्वारा हमारे द्वारा कोई गलत शब्द यूज हो गया है या ऐसा शब्द जो आपकी भावना को हर्ट करता है तो हम आपके से उसके लिए क्षमा मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को पॉजिटिव वे में लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। देखिए क्योंकि क्या होता है, पॉलिटिकल चीजें थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, तो जब हम टीचर हमें एक्सप्लेन करता है तो कई बार हमारे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, पर एज अ स्टूडेंट हमने सीखना है। तो इस चैप्टर के दौरान कुछ चीजें ऐसी आई हैं बीच में, हम खुद समझते हैं उन्हें कि आई हैं वे, पर आप एज अ स्टूडेंट लीजिएगा उन्हें, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।